स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने PSIR लेक्चर यानी कि पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन के लेक्चर में। हम लोग पिछले क्लास में सिलेबस को रीस्ट्रक्चर किया था। जो PSIR का जो 1A जो पार्ट है उस सिलेबस को हमने रीस्ट्रक्चर किया था और क्लबिंग करके ये देखा था कि हमारा सिलेबस जो है बहुत छोटा हो जा रहा था। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ जाके प्रीवियस वीडियो देखें और वहाँ आपको कैसे PSIR को पढ़ना है वो पता चलेगा। साथ ही साथ हमने कल ये डिस्कस किया था, प्लेटो का एक ओवरव्यू मैंने आपको दिया था। जो फर्स्ट थिंकर हैं ग्रीक में, जो प्लेटो हैं, उनका मैंने एक ओवरव्यू दिया था आपको। और आज हम आगे की बात करेंगे। जो प्लेटो हैं मैंने आपको बताया था कि किसी भी थिंकर को पढ़ने से पहले आपको क्या करना चाहिए, तो उनके टाइम फ्रेम को जानना चाहिए और उस समय कौन कौन सी बातें थी, क्या सिचुएशन था, इसके आधार पर अपना एक व्यू बनाना चाहिए। क्योंकि कोई भी थिंकर अपने अराउंड की जो चीज़ें होती हैं उसी से वो अपना व्यू बनाता है। जब तक आप उनके काल को नहीं समझिएगा, उनके टाइम को नहीं समझिएगा, तब तक आप उन्होंने ऐसा विचार क्यों दिया है, ऐसी आइडियोलॉजी क्यों है उनकी, ये नहीं समझ पाइएगा। तो हम सबसे पहले देखते हैं प्लेटो में कि उनका टाइम पीरियड क्या रहा है। तो आप देख सकते हैं कि 427 BC से लेकर 347 BC तक ये रहे हैं और इसी के अराउंड इनका टाइम पीरियड भी रहा है, जो भी इनका जो कार्यकाल है। और इनके बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं। तो बैकग्राउंड में मोटा मोटी आप ये देख लें कि जो ग्रीस है, ठीक है, यहीं के ये रहने वाले थे। ग्रीस क्या था, एक सिटी स्टेट था। और दूसरा कि इन पे सबसे ज़्यादा जो इन्फ्लुएंस हुआ है वो सुकरात का हुआ है, जो कि सुकरात इनके गुरु थे। अब मैंने आपको बताया था पिछले क्लास में, अगर आपने पिछले क्लास देखा है तो मैंने आपको बताया था कि जो ग्रीस में है ना कि सिटी स्टेट थे छोटे छोटे, जो ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज थे। आप जानते हैं कि माउंटेन इज ऑल्सो ए ज्योग्राफिकल बाउंड्री, एक टेरेंस है और इसे टेक्नोलॉजी उस समय उतनी नहीं थी तो इसे पार करना मुश्किल होता होगा। साथ साथ फॉरेस्ट भी एक बैरियर की तरह काम करते हैं। तो इनके बीच में जो लैंड होता था, इसी में छोटे छोटे सिटी स्टेट डेवलप हुए होते थे और यहाँ तक ट्रांसपोर्टेशन एक दूसरे तक करना बहुत ही मुश्किल होता था। तो ये फुल्ली क्या है कि एक सिटी स्टेट की तरफ डेवलप्ड हो चुके थे। उसी में एक था एथेंस, ठीक है, जहाँ पर सुकरात रहते थे। ठीक है, इतना समझ में आया। तो चूँकि ये ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाता था तो एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं थे, बिल्कुल अलग अलग थे, बहुत छोटे छोटे सिटी स्टेट में ये बटे हुए थे। लेकिन एक चीज़ कॉमन थी इनमें कि जो लैंग्वेजेस जो यूज करते थे, जो कल्चर था, वो सब में कॉमन था। तो मेनली वहाँ पर जो कल्चर जो डेवलप हुआ था, वो जो कल्चर था कि वहाँ पर गॉड, जैसे कि जीसस है ना, जीव जो गॉड हैं उनकी पूजा होती थी और सेम ही लैंग्वेज यूज करते थे और सेम कल्चर ट्रेडिशन था। तो ये ग्रीस का हुआ। और ग्रीस में उस समय क्या था कि डेमोक्रेसी था। एक और बात आपको ध्यान में लेनी चाहिए कि जब प्लेटो थे उस समय ग्रीस में डेमोक्रेसी हुआ करता था। डेमोक्रेसी इन द सेंस जो आज आप मॉडर्न में जो डेमोक्रेसी के मतलब समझते हैं उस हिसाब से तो डेमोक्रेसी नहीं थी। लेकिन उस समय जो वहाँ पे डेमोक्रेसी थी, वहाँ पर क्या था, डायरेक्ट डेमोक्रेसी था। और डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब आप जानते हैं कि जो पीपल हैं वो अपने जो भी राइट्स हैं वो डायरेक्टली एक्सरसाइज करते हैं और किसी रिप्रेजेंटेटिव को नहीं चुनते हैं। वो क्या करते हैं कि जो भी डिसीजन मेकिंग में वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसी को हम लोग डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहते हैं। लेकिन आप ये देख लें कि वहाँ पर आज के डेमोक्रेसी का मतलब क्या है कि आज के डेमोक्रेसी में यूनिवर्सल सिटीजनशिप होता है। लेकिन उस समय वहाँ पर यूनिवर्सल सिटीजनशिप नहीं था। वहाँ पर क्या था कि लगभग मान लीजिए कि वहाँ पर 4 लाख के अराउंड वहाँ की पॉपुलेशन थी। मैं वो ग्रीस का बताता हूँ। और उसमें भी जो 2.5 लाख क्या थे, स्लेव्स थे। और इन स्लेव्स को क्या है, सिटीजनशिप का राइट नहीं था। तो जब सिटीजनशिप का राइट इनको नहीं होगा तो क्या है कि ये जो डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। दे वेर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेमोक्रेसी, यानी कि जो डिसीजन मेकिंग का जो प्रोसेस है उसमें स्लेव पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि 2.5 लाख का जो पॉपुलेशन है वो तो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है वो डेमोक्रेसी में। फिर जो रिमेनिंग 1.5 लाख जो पॉपुलेशन है उसमें से भी कौन कौन थे उसमें, जैसे कि वीमेन हैं, ठीक है, वीमेन हैं, चिल्ड्रंस हैं एंड ओल्ड पीपल, ये भी सिटीजनशिप
में इनको नहीं रखा जाता था, ये भी वहाँ के सिटीजन नहीं माने जाते थे। यानी कि रिमेनिंग बहुत थोड़ी सी पॉपुलेशन क्या थी जो डिसीजन मेकिंग में प्रोसेस में वो पार्टिसिपेट कर रही थी। साथ ही साथ यहाँ पर एक सुप्रीम कोर्ट भी हुआ करता था, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट में लगभग क्या है कि 1000 लोगों का मेंबरशिप था और यही 1000 लोग मिलकर किसी भी डिसीजन को लेते थे, अपने सर्वसम्मति से लेते हों, वोटिंग होता होगा तो उस हिसाब से ये डिसाइड करते थे। हुआ ये था कि सुकरात के ऊपर आते हैं अब, कि सुकरात आप जानते हैं कि महान दार्शनिक माने गए हैं और वाइजेस्ट पीपल ऑफ द वर्ल्ड, मतलब कि वाइजेस्ट वन ऑफ द वाइजेस्ट पीपल मैन ऑफ द वर्ल्ड माना जाता है इनको। जो सुकरात थे वो क्या करते, वो एथेंस के रहने वाले थे और जो सिटी स्टेट में वो जगह जगह पे घूमते थे, वहाँ पे लोगों को इकट्ठा करते थे और साथ ही साथ वो क्रिटिकल क्वेश्चनिंग करते थे। वो सिखाते थे यंग पीपल को, यंग जनरेशन को, कि आप ऑल सॉर्ट ऑफ अथॉरिटी को क्वेश्चन करो, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चनिंग जो है ऑल सॉर्ट ऑफ अथॉरिटी, चाहे वो मतलब कि ट्रेडिशन हो या गॉड हो, उन सब को क्वेश्चन करने के लिए ये बोलते थे कि ऐसा है तो ऐसा क्यों है, आप क्रिटिकल क्वेश्चन किया करें, ठीक है। लेकिन आप जानते हैं आज के प्रेजेंट डे में भी कि किसी भी स्थापित जो सत्ता होती है, गवर्नमेंट होती है, उसको क्वेश्चनिंग करना पसंद नहीं होता है, उसको क्वेश्चन सुनना पसंद नहीं होता है। आज अपने मॉडर्न वर्ल्ड में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से फ्रीडम ऑफ स्पीच को दबाया जा रहा है, ठीक है। इसी वजह से जैसे कि फ्रीडम ऑफ जो प्रेस है उसमें आप देखिए कि इंडिया की रैंकिंग धीरे धीरे घटती जा रही है। तो उस टाइम पर भी कुछ ऐसा था कि अथॉरिटी को वो पसंद नहीं आया क्वेश्चनिंग का। और ये जनरली जो क्वेश्चन करते थे वो 2 चीज़ों के लिए करते थे, एक है ट्रूथ और दूसरा जस्टिस के लिए, ठीक है। इसी चीज़ें को अथॉरिटी को पसंद नहीं आई और अथॉरिटी ने ये बोला, इन पे इल्ज़ाम लगाया गया कि आप हमारे ट्रेडिशन, हमारे गॉड को मानते नहीं, और इसके वजह से जो सज़ा इनको सुनाई गई, आप समझिए कि इसकी सज़ा उनको मौत की सज़ा सुनाई गई। और ये सुप्रीम कोर्ट में जैसे कि ये 1000 मेंबर होते थे तो यही लोग वो पार्टिसिपेट किए होंगे डिसीजन मेकिंग में और इनको ये सज़ा सुनाई गई। अब ये जो सज़ा सुनाई गई, इनकी डेथ हो गई, इससे इनके जो चेले थे यानी कि प्लेटो बहुत ज़्यादा आहत हुए, क्योंकि ये इतना नॉलेजेबल पर्सन को एक स्टेट के द्वारा मृत्यु दंड घोषित कर दिया जाना, ये कोई मतलब कि एक बहुत ज़्यादा आश्चर्य चीज़ से कम नहीं था। तो प्लेटो को बहुत ज़्यादा धक्का लगा और उन्होंने देखा कि ये डेमोक्रेसी में क्या कमियां थी जिसके वजह से ये चीज़ देखना पड़ा। तो समझ सकते हैं आप कि उस समय जो डेमोक्रेसी था तो डेमोक्रेसी में क्या कमियां रही होंगी। तो प्लेटो ने देखा कि ये डेमोक्रेसी में कि ओरेटरी स्किल को प्राप्त कर कर लोग, ठीक है, ओरेटरी स्किल का मतलब क्या होता है कि आपको बोलना आ गया, ठीक है, आप बहुत बोलने में माहिर हो गए। जैसे आजकल के नेता होते हैं बोलने में बिल्कुल माहिर होते हैं और जो नेता सबसे ज़्यादा बोलने में माहिर होता है वही सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो वहाँ के भी लोगों के द्वारा वो क्या है कि लोग बहुत ज़्यादा फ्लैटर्ड हो जाते हैं और लोग को भी मतलब कि बहुत ही कम चीज़ों में बहुत ही ऐसी घोषणाएं की कर दी जाती हैं कि आपको हम सत्ता में आएंगे तो ये चीज़ फलाना चीज़ दे देंगे, ढिमकाना चीज़ दे देंगे। तो उस तरह से वहाँ भी था कि मतलब कि ओरेटरी स्किल से लोगों को अट्रैक्ट कर लेना और उनका वोट ले लेना, ठीक है। तो वहाँ भी यही चल रहा था। तो कुछ लोग ओरेटरी स्किल से क्या करके सत्ता में बैठ जाते हैं, लेकिन वो इतने इफ़िशिएंट नहीं थे कि सत्ता को ढंग से चला पाएँ, उस जो स्टेट है उसको ढंग से रन कर पाएँ, क्योंकि उनकी अपनी ही डिज़ायर थी, अपनी ही एपेटाइट था। तो उसकी वजह से वहाँ पे करप्शन भी बहुत ज़्यादा बढ़ा और इन सब का ही एक सम्मिलित जो कंबाइंड जो फॉर्म हुआ कि सुकरात को ये चीज़ देखना पड़ा, ठीक है। तो ये इसका बैकग्राउंड रहा, ठीक है। अब हम जो बात करेंगे आगे चलकर कि यहाँ जो डेमोक्रेसी, जो डेमोक्रेटिक स्टेट था उसके डिक्लाइन होने के, उसको मतलब कि एक तरह से करप्ट हो जाने पर प्लेटो ने क्या सोचा, वो सोचते हैं, उन्होंने बोला कि ये डेमोक्रेसी अच्छी नहीं है और डेमोक्रेसी की जगह पर कुछ और चीज़ लाया जाए। तो वो एक आइडियल स्टेट के क्वेस्ट में थे, एक आइडियल स्टेट को बनाने की कवायद में थे। वो ऐसा बोला जाता है कि उन्होंने इटली, इजिप्ट और शायद इंडिया का भी ट्रैवल किया और ये ट्रैवल करते हुए उन्होंने पाया कि सबसे अच्छा जो आइडियल स्टेट जो होगा वो रूल्ड बाय द नॉलेजेबल पर्सन होगा। और वो नॉलेजेबल पर्सन कौन होगा, उसको फिलोसफर किंग का नाम दिया गया। उन्होंने नाम दिया फिलोसफर किंग, कि फिलोसफर किंग आएंगे तब जाकर वो आइडियल स्टेट बनेगा। तो इनका मेन मोटो क्या हो गया कि आइडियल स्टेट का निर्माण करना, ठीक है, आइडियल स्टेट का निर्माण करना। अभी आइडियल स्टेट का निर्माण करने के लिए ही इन्होंने क्या दिया, थ्योरी ऑफ जस्टिस, ठीक है।
थ्योरी ऑफ जस्टिस, जो कि अभी हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे आज के क्लास में कि थ्योरी ऑफ जस्टिस है क्या उनका। ठीक है, मेन है कि अगर आपसे मैं पूछूं कि ये जस्टिस है क्या, है ना, पहले तो यही बात कि जो स्टेट है ये इसकी ही ज़रूरत हमें क्यों पड़ रही है, क्या हम स्टेटलेस सोसाइटी में नहीं रह सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात इन्होंने कहा कि स्टेट जो है वो आपकी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए ही आया है। स्टेट का काम क्या है कि आपकी नेसेसिटी को पूरा करे, नहीं तो लोग स्टेट की फॉर्मेशन ही क्यों करते। अगर लोग सेल्फ सफिशिएंट है, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने में सेल्फ सफिशिएंट है, वो खुद ही पूरा कर रहे हैं, तो ये ना ही लोगों को एक साथ रहने की ज़रूरत पड़ती, ना ही पीपल विल नॉट लिव टुगेदर, और ना ही दे विल नॉट फॉर्म द स्टेट। ठीक है, तो जो लोग हैं जो साथ में रहते हैं ये किस लिए रहते हैं कि एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा कर सके, ये इनका रिलेशन है एक दूसरे में। ठीक है, तो इसके लिए क्या है कि स्टेट की फॉर्मेशन भी की गई। ठीक है, कि नेसेसिटी ऑफ जो ह्यूमन है वही स्टेट का फॉर्मेशन कर रहा है, और लोग जो आपस में इसलिए रह रहे हैं कि ताकि एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरी कर सके। ज़रूरतें कुछ भी हो सकती है, इमोशनल ज़रूरतें हो सकती है, आप किसी को पसंद कर सकते हैं, किसी को लव कर सकते हैं, किसी से आपको पैसे की ज़रूरत हो, मम्मी पापा आपको मतलब कि आपकी पैसों की ज़रूरतें पूरी करते हैं, आपकी ख्वाहिशें पूरी करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो ज़रूरतें हैं, इसलिए फैमिली का निर्माण हुआ और सोसाइटी और स्टेट। एक और चीज़ था कि यहाँ पर प्लेटो बोलते हैं कि जो अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो वो लोग क्यों नहीं स्टेट बनाते हैं। जैसे कि एक स्टेट होना चाहिए था, घोड़ा का एक स्टेट होना चाहिए था, बकरियों का स्टेट होना चाहिए था, लेकिन वो तो स्टेट फॉर्म नहीं करते हैं। मैं भी बचपन में सोचता था ना कि मतलब कि यार कि जैसे कि हम लोग जैसे आदमी लोग मिलकर एक स्टेट का निर्माण करते हैं, उसमें एक नेता होता है, वो डिसीजन लेता है, उसी तरह शायद जानवर में भी होता होगा। हाँ, जानवर में लीडरशिप होता है, दिखाई देता है, जैसे कि शेर का झुंड है तो एक उसमें लीडर होगा, हाथियों का झुंड है तो एक उसमें लीडर होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे जैसा कि किसी स्टेट का उन्होंने फॉर्मेशन किया है। तो वो ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि स्टेट की फॉर्मेशन। तो इसका जवाब प्लेटो ने ये दिया कि जो अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म है दैट दे सीक फॉर द ओनली सर्वाइवल, सिर्फ उनको सर्वाइव करने की ज़रूरत होती है, और लेकिन जो मैन है, मैन सीक फॉर द गुड लाइफ, और गुड लाइफ का कंडीशन है, गुड लाइफ का मैन सीक फॉर द गुड लाइफ। ठीक है, ये उन्होंने बोला। एंड द जस्ट सोसाइटी और जस्ट स्टेट इज़ द नेसेसरी कंडीशन ऑफ गुड लाइफ। ये आप नोट कर लें, जस्ट सोसाइटी और जस्ट स्टेट इज़ द नेसेसरी कंडीशन फॉर द गुड लाइफ। तो यानी कि हमें जस्ट सोसाइटी चाहिए, जस्ट स्टेट चाहिए, और इसी की बात वो करते हैं थ्योरी ऑफ जस्टिस में। अब ये जो नेसेसरी कंडीशन है गुड लाइफ की, जस्टिस, तो इसको कैसे लाया जाए, तो इसके लिए ये बात विचार होता है। जो प्लेटो जो हैं वो अपने जो उनकी जो फेमस बुक है, जो फेमस वर्क है द रिपब्लिक, आप लोग जानते होंगे, उसमें उन्होंने नेचर ऑफ जस्टिस क्या हो इसके बारे में उन्होंने बताया है। ठीक है, नेचर ऑफ जस्टिस क्या हो इसके बारे में उन्होंने बताया है, और किस तरह से बताया है। तो रिपब्लिक एक डायलॉग के फॉर्म में है। ठीक है, ये जो रिपब्लिक जो बुक लिखा गया एक डायलॉग के फॉर्म में लिखा गया। आप जानते हैं कि पिछले क्लास में मैंने बताया था कि जो सुकरात हैं वो डायलेक्टिकल मेथड को अपनाते हैं, और ये डायलेक्टिकल मेथड क्या है कि क्वेश्चनिंग करने का। ठीक है, इससे क्या होता है कि एक मान लीजिए कि मैं और आप किसी डायलॉग में हैं, डिस्कशन में हैं, तो मेरी कुछ ओपिनियन होंगी, तो मेरा ओपिनियन या मेरी आइडियोलॉजी, आइडिया या ओपिनियन, या आपका ओपिनियन और जो आइडिया है, ठीक है, ये दोनों आपस में क्लैश करेंगे, आपस में टकराएंगे, और जो रेस्ट बचेगा वो अंततः ट्रूथ होगा या जस्टिस, उसी को बोलते हैं। ठीक है, वही चीज़ होगा जो कि आप सच्चाई तक पहुंचेंगे। और ये डायलेक्टिकल मेथड का बाद में जो इस्तेमाल हीगल ने भी किया था। किसने? हीगल ने, जो कि हम आगे के जो थिंकर्स हैं वो जैसे जैसे पढ़ेंगे तो हीगल भी आएंगे, और हेगल जब हम लोग पढ़ेंगे तो हेगल में भी हम लोग डायलेक्टिकल मेथड को पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे कि क्या होता है। उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि सिंथेसिस, एंटीथेसिस का जो थेसिस और एंटीथेसिस के बाद कंक्लूजन आता है। तो मान लीजिए कि आप मुझे एक ओपिनियन दे रहे हैं, मैं उसका काउंटर ओपिनियन दे रहा हूँ, दोनों की जो ओपिनियन वाली चीज़ें हैं वो ख़त्म हो जाएगी, और जो जिस्ट बचेगा वो ट्रूथ होगा। तो ये डायलेक्टिकल मेथड का, तो ये रिपब्लिक में भी ये इन्हीं डायलॉग्स को इस्तेमाल किया है। अब जो जस्टिस का नेचर कैसा हो, हम लोग क्या देख रहे हैं थ्योरी ऑफ जस्टिस में, नेचर ऑफ जस्टिस। ठीक है, कि जस्टिस का ये नेचर कैसा हो।
अब मैं आपसे पूछूं कि जस्टिस का नेचर कैसा होना चाहिए, जस्टिस होता कैसा है, तो इसके लिए इन्होंने जो अपने रिपब्लिक में कुछ करैक्टर गढ़े हैं। ठीक है, करैक्टर 5 करैक्टर हैं, जैसे कि एक सिफालिस है, ठीक है, दूसरा पोलीमार्कस है जो कि इनका बेटा था, ठीक, एक मिनट, ठीक है, तो ये पोलीमार्कस, सिफालस, पोलीमार्कस, ठीक है, तीसरा इसमें जो है वो ग्लॉकन है, नाम थोड़ा सा अटपटा सा है, लेकिन आप ये नाम याद रखें और अपने पेपर में आप इसे लिख सकते हैं। एडिमेंटस हैं, और जो 5वां है वो थ्रेसिमेकस है। तो ये 5 हैं, और ये जो रिप्रेजेंट करते थे ये सोफिस्ट को रिप्रेजेंट करते थे। सोफिस्ट कौन थे, मैंने कल आपको बताया था कि सोफिस्ट एक्चुअली में वहाँ के ग्रीक में प्रसिद्ध टीचर्स हुआ करते थे, जो कि मतलब कि पहले स्टार्टिंग में वो फ्री में एजुकेशन दिया करते थे, लेकिन बाद में जाकर उनको भी धन का लोभ हुआ और वो सिर्फ पैसों के लिए एजुकेशन देने लगे। और वो भी एजुकेशन कैसा, ओरेटरी स्किल को इन्हेंस करने का, ताकि आप ओरेटरी स्किल को पाएँ और जो वोटिंग आपको मिल जाए और डेमोक्रेसी में आप रूलर बन जाएं। ठीक है, और इसी के खिलाफ क्या थे, प्लेटो थे। ठीक, तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये यहाँ पर एक सिचुएशन करते हैं जो द रिपब्लिक बुक है उसमें, कि ये सारे ये 5 लोगों का एक सभा बैठा हुआ है। ठीक है, ये 5 लोग का, और इसको लीड कौन कर रहे हैं, सोक्रेट कर रहे हैं, सुकरात इसे लीड कर रहे हैं। और सुकरात इनसे बारी बारी से क्या पूछते हैं कि आप बताइए, पहले इनसे पूछेंगे कि आप बताइए जस्टिस क्या है, फिर ये जवाब देंगे कि जस्टिस क्या है, और सीधे ये काउंटर क्वेश्चन करते जाएंगे और हर एक का व्यू कहीं ना कहीं ये काटते जाएंगे, किसी से ये सेटिस्फाई नहीं होते हैं। और अंतिम में सब मिलकर यही इनसे पूछते हैं कि अब आप बताइए कि जस्टिस क्या है। ठीक है, तो जो इनके जो डिस्कशन से, इन सब के डिस्कशन से जो समझ में आता है कि जस्टिस क्या है, तो पहली बात समझ में आता है कि जस्टिस इज ड्यूटी। ठीक है, जस्टिस इज ड्यूटी, ये बात समझ में आती है। दूसरी बात है कि जस्टिस हैज़ वर्च्यू, यानी कि जस्टिस हैज़ इट्स ओन वर्च्यू एंड इट कैन नॉट बी यूज्ड टू हार्म एनीवन। जस्टिस किसी को हार्म करने के लिए नहीं है, क्योंकि इसमें डिस्कशन में एक ने बोला था इनमें से कि जस्टिस टिट फॉर टैट है। अगर किसी ने मुझसे मेरे साथ अच्छा किया है तो मैं उसके साथ अच्छा करूँगा, अगर किसी ने मेरे साथ बुरा व्यवहार किया है तो मैं उसके साथ बुरा करूँगा। और ये इन्हीं लोग में से एक बोलता है कि ये जस्टिस हुआ। लेकिन सुकरात उस विचार को काटते हैं और बोलते हैं कि जस्टिस किसी के हार्म करने के लिए नहीं हो सकता है। ठीक है, जस्टिस इज ए वर्च्यू और इट कैन नॉट बी यूज टू हार्म एनीवन। ठीक है, तीसरी बात इन्होंने ये कही कि जस्टिस जो है वो माइट इज राइट पे बेस्ड नहीं हो सकता है। इट कैन नॉट बी बेस्ड ऑन द माइट इज राइट, यानी कि जिसकी लाठी उसकी भैंस के अनुसार ये नहीं हो सकता है जस्टिस। ठीक है, ऐसे तो सिर्फ और सिर्फ जो बलशाली लोग हैं वो जो करेंगे वो जस्टिस होगा, वो जो अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए करेंगे वो जस्टिस होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद फिर इन्होंने ये किया कि जस्टिस जो है वो आपको मस्ट लीड टू द पीस एंड हार्मनी इन द सोसाइटी, यानी कि जस्टिस के कारण पीस एंड हार्मनी सोसाइटी में बनती है और बननी चाहिए, कि वो जस्टिस हो, कि ये सब चीज़ें इस डिस्कशन से निकल कर आया। अब हम देखते हैं कि एक्चुअली सुकरात क्या मानते थे कि क्या है जस्टिस। ठीक है, सुकरात कहने का मतलब यहाँ पर जब हम सुकरात की बात कर रहे हैं तो सुकरात ने कोई खुद से तो कोई किताब लिखी नहीं, तो उनकी विचारों को प्लेटो ने अपने डायलॉग में अपनी बुक रिपब्लिक में लिखा है। यानी कि जब ये रिपब्लिक में सुकरात के द्वारा कुछ कह रहे हैं तो खुद ही तो कह रहे हैं, लेकिन सुकरात के थ्रू कहवा रहे हैं। तो प्लेटो ने क्या बोला कि जो जस्टिस सुकरात के द्वारा बताया गया कि जो जस्टिस है, जस्टिस इज इंटर रिलेशन बिटवीन द इंडिविजुअल्स, यानी कि 2 इंडिविजुअल के बीच में जो रिलेशन है वो जस्टिस है। ठीक है, तो एक इंडिविजुअल मान लीजिए ये है, ठीक, और एक इंडिविजुअल ये है, तो इन दोनों में जो रिलेशन होगा, है ना,
ये जस्टिस को बतलाता है कि ये इन दोनों में कैसा रिलेशन है, ये जस्टिस को बताता है। और इन्होंने ये बोला कि जो जस्ट जो स्टेट है, ठीक है, यहाँ पर एक एनालॉगी, जो सुकरात है ना, सुकरात जब भी किसी चीज़ को समझाते थे तो बहुत ही सिंपल वे में समझाते थे। वो बहुत ज़्यादा लेंदी या फिर बहुत कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल नहीं लेते थे। वो आसपास की जो छोटी मोटी जो चीज़ें हैं ना, उसको एग्जाम्पल लेके वो समझाते थे। उनका कहना था कि जो अगर आपको जस्ट स्टेट इस्टेब्लिश करना है, क्योंकि प्लेटो को क्या करना था, जस्ट स्टेट इस्टेब्लिश करना था। अगर आपको जस्ट स्टेट इस्टेब्लिश करना है तो आपको क्या देखने पड़ेगा कि जस्ट इंडिविजुअल में वो रिफ्लेक्ट होगा, जस्ट इंडिविजुअल, क्योंकि इंडिविजुअल से ही तो स्टेट बना है ना। और स्टेट कौन फॉर्म करता है, इंडिविजुअल्स ही आपस में टुगेदर आकर एक साथ वो इंडिविजुअल ही क्या करते हैं, स्टेट बनाते हैं। अभी देखिए कि प्रधानमंत्री कौन है, हम ही लोग में से एक हैं। तो जैसा वो विचार होगा इंडिविजुअल में, अगर इंडिविजुअल जस्ट है तो स्टेट भी जस्ट बनेगा। लेकिन हाँ, यहाँ पर एक और बात ये करते हैं कि वो एक एग्जाम्पल देते हैं, एनालॉगी देते हैं। किस चीज़ का एनालॉगी देते हैं, वो एनालॉगी देते हैं टेस्टिंग ऑफ मैन विजन, टेस्टिंग ऑफ मेंस विजन। ये एक एनालॉगी का इस्तेमाल करते हैं। इसे आप आंसर राइटिंग में अपना लिख सकते हैं कि वो टेस्ट एनालॉगी कौन से एनालॉगी का इस्तेमाल करते हैं, टेस्टिंग ऑफ मेंस विजन। जैसे कि आप किसी आँख के डॉक्टर के पास जाते हैं अपनी आँख को चेकअप कराने के लिए, तो वो क्या करता है, कभी आप गए होंगे तो वहाँ पर क्या करता है, वो आपसे एक आँख बंद करवाएगा और कुछ दूर वहाँ पर लिखा हुआ रहता है ABCD जो भी है, ठीक है, वो भी सीक्वेंस में नहीं लिखा रहता है। तो वो सबसे पहले आपको कौन सी चीज़ें पढ़वाता है, जो बड़ी चीज़ें हैं, जो बड़ा लेटर है, जो बड़े साइज में लिखा हुआ है, वो आपको पढ़ने के लिए बोलता है। उसके बाद धीरे धीरे वो छोटे पर आता है। तो इस एनालॉगी को इस्तेमाल कर रहे हैं कि जिस तरह से मैन का विजन का जो टेस्ट किया जाता है कि बड़े लेटर को पहले पढ़ाया जाता है और फिर धीरे धीरे छोटे पर आया जाता है, क्योंकि जो बड़ा लेटर है ना उसको पढ़ना आसान है, ठीक है। उसी तरह से हम ये देख सकते हैं स्टेट को जस्ट स्टेट को फाइंड करना ईजी है, यानी कि जस्टिस स्टेट में है कि नहीं है ये पता लगाना ईजी है। मतलब कि इन कंपेरिजन टू द कि जस्ट इंडिविजुअल में है कि नहीं है, क्योंकि इंडिविजुअल बहुत छोटा यूनिट हो गया, ठीक है। जिस तरह से आप लेटर पढ़ रहे थे, बड़ा वाला लेटर आप आसानी से पढ़ रहे थे, उसी तरह से स्टेट में जस्टिस, स्टेट लेवल पर जस्टिस आपको आसानी से दिख जाएगा है कि नहीं है। तो ये बोले कि इट इज़ ईजियर टू फाइंड जस्टिस एट स्टेट लेवल देन जस्टिस एट इंडिविजुअल लेवल। इंडिविजुअल लेवल पर अगर आपको फाइंड करना तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा, ठीक है। इसकी ये बात करते हैं, ठीक है, कि अगर आपके पास कोई इमेज है जस्ट स्टेट का, तो आप धीरे धीरे क्या कर सकते हैं, वो इमेज को इंडिविजुअल लेवल पे ले जा सकते हैं और वैसा ही आप इंडिविजुअल फाइंड कर सकते हैं और वैसा इंडिविजुअल बनाने की कोशिश कर सकते हैं आप, ठीक है। ये किया। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं जस्टिस में ही। प्लेटो क्या कहते हैं आगे कि जो सोशल ऑर्डर है, ठीक है, अगर जो, क्योंकि प्लेटो के लिए क्या है, सोसाइटी और स्टेट जो है ना वो सिमिलर चीज़ें हैं, दोनों एक ही है, कोई अलग अलग नहीं है। अगर स्टेट जस्ट होना चाहिए तो यानी कि सोसाइटी भी जस्ट है। तो जो प्लेटो कहते हैं कि जस्ट सोशल ऑर्डर जो है वो जस्ट ह्यूमन कंडक्ट से आता है। क्योंकि एक बार अभी हमने क्या बोला था आपको कि जो जस्ट जो स्टेट है या जस्ट जो सोशल ऑर्डर है वो कैसे आ पाएगा, कि अगर जस्ट इंडिविजुअल रहेगा तभी तो आ पाएगा, क्योंकि इन्हीं लोग से तो मिलकर क्या बन रहा है, ये सोशल ऑर्डर बन रहा है। तो जस्ट ह्यूमन कंडक्ट होगा तभी क्या है, जस्ट सोशल ऑर्डर बन पाएगा। ये इन्होंने बात कही, ठीक है। अब ये क्या है कि इन्होंने बोला कि अगर आदमी जो है ना, अगर सिंपलर होता, बिल्कुल साधारण व्यक्ति होता, तो ये स्टेट वगैरह की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि वो खुद ही रेगुलेट हो जाता, ठीक है ना। वहाँ पर क्या होता है, एक एनार्की का सिस्टम होता, यानी कि एनार्की किसे बोलते हैं हम लोग, एनार्किस्ट कम्युनिज्म की बात की उन्होंने कि अगर आदमी सिंपल होता तो एनार्की कम्युनिज्म होता। एनार्की किसे बोलते हैं, एनार्की वैसा कि देयर इज़ नो रूल, स्टेटलेस सोसाइटी ही एनार्की होता है, और कम्युनिज्म भी उसी की बात करता है कि अगर रूल नहीं है तो उसको क्या कहेंगे, एनार्की कहेंगे। आजकल इसका जो शब्द का जो
यूज होता है वो बहुत ही निगेटिव सेंस में होता है। आप देखेंगे कि जहाँ पर ज़्यादा ट्रैफिक लग गया और इधर से उधर लोग जा रहे हैं बिना ट्रैफिक रूल को फॉलो किए हुए, तो वो बोलेंगे कि यहाँ एनार्की, अराजकता फैल गई है, या कहीं पर ज़्यादा उपद्रव मच गया तो उसको बोलते हैं अराजकता फैल गई है, यानी कि लॉ एंड ऑर्डर वहाँ पर नहीं है। एनार्की क्या बोलता है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो बनी है वो आपके कॉम्प्लेक्सिटी के कारण बनी है। अगर आदमी सिंपलर होता तो एनार्की यानी कि लॉ एंड ऑर्डर मानने की ज़रूरत ही नहीं, बनाने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो इसी की बात करते हैं प्लेटो कि अगर आदमी सिंपल होता तो एनार्की कम्युनिज्म होता। लेकिन हुआ क्या, आदमी क्या कहता है, आदमी ग्रीड है, लालच है, एम्बिशन है, डिज़ायर है, इन सब चीज़ों के कारण वो क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टी और लैंड को एक्वायर करने की कोशिश करता है। और वो जो वेल्थ की एक्वायर कर लेता है तो वो क्या करता है कि अपने रिचनेस, अपने वेल्दी होने के कारण वो कहीं ना कहीं रूलिंग क्लास को एक्वायर कर लेता है। पोजीशन ऑफ, दे एक्वायर द पोजीशन ऑफ रूलिंग क्लास। ठीक है, रूलिंग क्लास में आ जाते हैं और वो रूल करना स्टार्ट कर देते हैं। उसी को मैंने बताया था कि ये जो रूल बाय जो वेल्दिएस्ट पीपल होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एरिस्टोक्रेसी बोलते हैं। ठीक है, यानी कि एरिस्टोक्रेसी आ जाती है। और एरिस्टोक्रेसी को रिप्लेस कौन करता है, तो ओलिगार्की करता है, यानी कि रूल बाय फ्यू पीपल, है ना। लेकिन जब ये दोनों चीज़ें, ओलिगार्की भी क्या होती है, फेल होती है, तब मतलब कि उसमें डिससेटिस्फैक्शन लोगों में ज़्यादा बढ़ेगा तो लोग क्या करेंगे, रिवोल्ट करेंगे, दे विल रिवोल्ट। और रिवोल्ट करने के बाद फिर जो सत्ता इस्टेब्लिश होती है वो किसका होता है, पुअर पीपल का। और इन्होंने बोला कि डेमोक्रेसी जो है, रिवोल्ट करने के बाद डेमोक्रेसी मिलता है, और डेमोक्रेसी जो है वो रूल बाय पुअर पीपल। लेकिन प्लेटो बोलते हैं कि ठीक है, ये डेमोक्रेसी भी क्या होता है कि फेल हो जाता है। क्यों फेल होता है, क्योंकि जो पुअर पीपल के द्वारा, जो कॉमन पीपल के द्वारा ये रूल किया जा रहा है वो उतने काबिल नहीं है, उतने इफ़िशिएंट नहीं है कि वो रूल कर सके। उनको रूल करने की स्पेशलाइजेशन नहीं है। वो बहुत ही एक अच्छा एग्जाम्पल देते हैं। आज के दौर में भी आप ये देख सकते हैं कि हमारे लीडर्स हैं, बहुत सारे ऐसे लीडर हैं कि उतनी इफ़िशिएंटली काम नहीं कर पाते हैं। आप अपने क्षेत्र में देखते होंगे 5 साल के लिए विधायक या सांसद चुने जाते हैं, वो कुछ अपना घोषणा पत्र तैयार करते हैं और ये बोलते हैं कि मैं जब आऊँगा तो ये चीज़ें करवाऊँगा। लेकिन क्या वो सारी चीज़ें वो 5 साल में करवा पाते हैं, जो भी वो वादे किए हैं नहीं करवा पाते हैं, यानी कि उनकी इफ़िशियंसी कम है। तो ये बोलते हैं कि उनकी इफ़िशियंसी इसलिए कम है क्योंकि वो उस चीज़ में स्पेशलाइज्ड नहीं है कि कैसे गवर्न किया जा सके, उसको उतना नॉलेज नहीं है। और नॉलेज न होने के कारण क्या होता है, डेमोक्रेसी का डिक्लाइन हो जाता है। और डेमोक्रेसी का जब डिक्लाइन होता है तो कहीं ना कहीं वो भी चेंज हो जाता है टायरनी में, यानी कि तानाशाही में चेंज हो जाता है, टोटलिटेरियन गवर्नमेंट में चेंज हो जाता है, फासिज्म में चेंज हो जाता है। ये कहते हैं प्लेटो। ठीक है, वो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल देते हैं कि अगर आपको कोई जूता सिलवाना हो तो आप एक स्पेशलिस्ट के पास जाते हो। ठीक है, ये एक एनालॉजी इस्तेमाल करते हैं, आप अपने आंसर राइटिंग में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वो बोलते हैं कि अगर आपको एक जूते की भी ज़रूरत हो, ठीक है, तो आप उसके लिए स्पेशलिस्ट ढूंढते हो कि जो शू मेकर है, जिसके पास स्पेशल नॉलेज है शू मेकिंग का, वही अच्छे जूते बना सकता है। या फिर आप अपने ट्रीटमेंट करवाने जाते हो तो आप स्पेशलाइज्ड डॉक्टर के पास जाते हो। लेकिन जब आपको किसी को रूलर बनाना है तो उसके लिए आप किसी स्पेशलिस्ट को नहीं ढूंढ रहे। ठीक है, तो क्या होगा कि इस तरह से अगर जो रूलर होगा, जो इफिशिएंट नहीं होगा, स्पेशलिस्ट नहीं होगा, तो वहाँ पर तो डिक्लिनेशन होगा ही होगा। तो ये बोलते हैं कि वो सोसाइटी जस्ट सोसाइटी नहीं हो सकती है। इसीलिए जितने फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, एरिस्टोक्रेसी, ओलिगार्की, यहाँ तक कि डेमोक्रेसी, सबको इनएफिशिएंट मानते हैं और उसको इनजस्ट मानते हैं। तो होगा क्या कि आखिर में फिर क्या होगा कि ये हमें जस्ट सोसाइटी कैसे मिलेगा, कैसे, ठीक है। और वो जो रूलर होगा, जो कि इफ़िशिएंट होगा, स्पेशलाइज्ड होगा, वो रूलर हमें कैसे मिलेगा, तो उसकी बात करते हैं। ये हम अभी थ्योरी ऑफ जस्टिस ही पढ़ रहे हैं और जस्टिस को इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो बोल रहे हैं ना कि जस्टिस कैसे इस्टेब्लिश होगी। तो उसमें क्या होगा कि वो रूलर इफ़िशिएंट होना चाहिए। अब वो रूलर हमें कैसे मिलेगा, इफ़िशिएंट रूलर? तो इन्होंने बोला कि वो रूलर का नाम ये देते हैं फिलोसोफर किंग। क्या देते हैं? फिलोसोफर किंग। और ये बोलते हैं कि ये नॉलेजेबल पर्सन होंगे, ये बिल्कुल इफ़िशिएंट होंगे कि जो कि रूल कर सके। ठीक है, और
ये कैसे मिलेगा हमें? तो ये बोलते हैं कि जस्ट जो सोसाइटी है, जस्ट स्टेट बनाने के लिए हमें जस्ट इंडिविजुअल को ढूंढना होगा। और वो कैसे हम लोग वो करेंगे? तो ये बताते हैं कि जो इंडिविजुअल है, जो ह्यूमन बीइंग है ना, ह्यूमन बीइंग गो थ्रू द 3 डोमिनेंट कैरेक्टर, 3 डोमिनेंट बिहेवियर। और वो कौन कौन सा है? पहला है कि वैसे पुरुष कि जिसमें एपेटाइट ज़्यादा है, ठीक है, यानी कि जिनमें एपेटाइट है, डिज़ायर है, ठीक है, जिनमें डिजायर है और एपेटाइट है। दूसरा करेक्टर होता है ह्यूमन बीइंग में कि इमोशन है, इमोशन ज़्यादा है, इमोशन है, या फिर इनको और स्पिरिट है, ठीक है। और तीसरा जो बिहेवियर है वो क्या है कि नॉलेज, जो कि नॉलेज एक्वायर करने की कोशिश करता है, जो नॉलेज एक्वायर करने में जिसका इंटरेस्ट है, या फिर वो उनमें इंटेलेक्ट ज़्यादा है, ठीक है। प्लेटो बोलते हैं कि एवरी ह्यूमन बीइंग हैज़ 3 करेक्टर, 3 डोमिनेंट ट्रेट्स। अब इसमें जो ट्रेट सबसे डोमिनेंट होगा वो उस हिसाब से उसको काम दिया जाएगा, उस हिसाब से उसको फंक्शन करना है। क्योंकि यहाँ इन्होंने बात की थी ना स्पेशलाइजेशन की, हर चीज़ में स्पेशलाइजेशन चाहिए, रूलिंग में भी स्पेशलाइजेशन चाहिए। तो कौन सा व्यक्ति, ये सारे ट्रेट्स अवेलेबल हैं, और जिस ट्रेट को, जो ट्रेट डोमिनेंट होगा वो ट्रेट के अनुसार उनको फंक्शन करना है, उनको काम दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक बात करते हैं कि अगर किसी में डिज़ायर, भूख ये ज़्यादा है तो वो किस क्लास के लिए फिट है? दे विल बी फिट फॉर द ट्रेड क्लास, ट्रेड या बिजनेस क्लास बोल लें, एग्रीकल्चर बोल लें, ये सब के लिए ये फिट होगा, ठीक। दूसरा कि जो जिनमें इमोशन ज़्यादा है, यानी कि स्पिरिट ज़्यादा है, वो किस चीज़ के लिए फिट होंगे? वो होंगे सोल्जर क्लास के लिए, यानी सैनिक के लिए, मिलिट्री में जाने के लिए, ठीक है। और जो जिनमें नॉलेज ज़्यादा है, नॉलेज के लिए जो क्वेस्ट कर रहे हैं, नॉलेज के को सीख कर रहे हैं, नॉलेज ग्रहण करना चाहते हैं, जिनमें इंटेलेक्ट डोमिनेंट ट्रेट है, वो रूलिंग क्लास के लिए फिट होंगे, ठीक। अब ये बोलते हैं कि जस्ट सोसाइटी में क्या होगा, सब अपना अपना फंक्शन करेंगे। ऐसा नहीं है कि एक दूसरे के फंक्शन में कोई टांग अड़ाएगा, ठीक है। मतलब कि ईच एंड एवरी पर्सन हैज़ अ ड्यूटी एंड ओनली दैट ड्यूटी। तो यहाँ पर ये बोलेंगे कि ये ट्रेड वाला सिर्फ अपना ट्रेड करेगा, इसमें फोकस करेगा, मिलिट्री वाला प्रोटेक्ट करेगा, और जो रूलिंग क्लास है वो रूल करेगा, ठीक है। और इस तरह से इन्होंने पूरे सोसाइटी को, पूरे स्टेट को डिवाइड कर दिया, ठीक है। यानी कि पूरे सोसाइटी में कौन कौन से क्लास हो गए? एक जो क्लास है ये बिजनेस क्लास या ट्रेड क्लास हो गया, दूसरा हो गया सोल्जर क्लास हो गया, मिलिट्री या सैनिक बोल लें, ठीक है। और तीसरा क्या हो गया? ये रूलिंग क्लास हो गया। अब ये जो ऊपर का जो 2 क्लास है, इसे ये बोलते हैं गार्डियन क्लास। ये याद रखें, ये गार्डियन क्लास बोलते हैं। और ये बोलते हैं कि अगर सब मिलकर अपना काम इफ़िशिएंटली करे तो क्या होगा? वो जस्ट सोसाइटी, जस्ट स्टेट का निर्माण करेगा, ठीक है। इसीलिए जो प्लेटो का जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है उसको ये भी बोला जाता है, अगर आपसे एक क्वेश्चन हम यहाँ पर लिखे, ठीक है, कि प्लेटो थ्योरी ऑफ जस्टिस हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज आर्किटोनिक थ्योरी ऑफ जस्टिस, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, प्लेटो थ्योरी ऑफ जस्टिस has been described as architectonic theory of justice।
कमेंट और डिस्कस कुछ भी आप जोड़ सकते हैं इसमें, टेलेंडर वर्ड्स। तो प्लेटो थ्योरी ऑफ जस्टिस हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज आर्किटोनिक थ्योरी ऑफ जस्टिस। कमेंट, ये आप अपना हिसाब से इसको लिख सकते हैं। इन्होंने, अब इस क्वेश्चन को डिस्कस मैं करता हूँ कि इसको कैसे, इसका मतलब क्या हुआ। प्लेटो बोलते हैं कि जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है इनका, उसे बोला जाता है आर्किटोनिक थ्योरी ऑफ जस्टिस। ऐसा क्यों? प्लेटो ये बोलते हैं कि जिस तरह से क्या है कि बाकी ये सब मिलकर, ये जो क्लास है, रूलिंग क्लास, सैनिक और ये जो ट्रेड है, ये सब कंबाइन फॉर्म में आकर और ये क्या बना रहे हैं, एक जस्ट सोसाइटी का निर्माण कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो वर्च्यू, यहाँ पर एक और ये बात करते हैं कि अगर डिजायर है, डिजायर का वर्च्यू क्या है, ठीक है, डिजायर का वर्च्यू यानी कि टेम्परेंस है, टेम्परेंस, ठीक है। और यहाँ पर इमोशन, यहाँ पर ये जो वर्च्यू है, ये किस में रिफ्लेक्ट हो रहा है, क्या बोल रहे हैं इसको, करेज। यानी कि सैनिक में क्या है, करेज है, ये कि वर्च्यू है, ठीक है, यानी कि उनका एक गुण है। और जो रूलिंग क्लास है उनमें क्या है, विजडम है, ये एक गुण है। और ये तीनों गुण जब कंबाइन हो रहे हैं तो कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं, जस्ट, यानी कि जस्टिस को निर्माण कर रहे हैं ये। और तभी तो जस्ट सोसाइटी का निर्माण हो रहा है। ये तीनों कंबाइन होके एक और वर्च्यू को पैदा करता है जिसको बोलते हैं जस्टिस, ठीक है। यानी कि तीनों के कंबाइन एफर्ट से हमें जस्ट सोसाइटी मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें कि आर्किटेक्टोनिक क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से आर्किटेक्ट होता है ना, आर्किटेक्ट अगर कोई एक घर बनाता है, एक बिल्डिंग बनाता है, तो जैसे कि उसके अलग अलग जो पार्ट्स हैं, जैसे कि दरवाज़ा है, खिड़की है, टाइल्स बिछाना है, दीवार बनाना है, ठीक है, डिजाइनिंग करनी है, ये सब के लिए अलग अलग आर्टिस्ट होते हैं। और ये आर्टिस्ट में एक चीफ आर्टिस्ट होता है, एक चीफ क्राफ्टमैन होता है कि जो सारे चीज़ों को इस तरह से कंबाइन करता है, इस तरह से रेगुलेट करता है कि जो सारे जो आर्टिशियन हैं वो क्या करते हैं, अपने काम को में माहिर होते हैं और अपने काम को परफेक्टली करते हैं और एक अच्छा बुलंद, एक मजबूत एक बिल्डिंग का निर्माण करते हैं। उसी तरह से यहाँ भी है कि ये जो क्लास है, ये तीनों क्लास जो है, ट्रेडिंग, जो सोल्जर क्लास है, जो रूलिंग क्लास है, इसमें जो रूलिंग क्लास है, जो फिलोसफर किंग है, ये तीनों को इस तरह से रेगुलेट करेगा और सब काम, अपने काम को इतने अच्छी तरह से परफेक्टली करेंगे कि जो चौथा वर्च्यू आया और वो जस्टिस एक कंबाइन फॉर्म में आपको जस्ट सोसाइटी के रूप में सामने आएगा, जस्ट स्टेट कहलाएगा। तो इसलिए प्लेटो की जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है उसको आर्किटोनिक थ्योरी ऑफ जस्टिस बोला जाता है। क्यों बोला गया, फिर से आप सुन लीजिए, क्योंकि इन्होंने एनालॉगी का इस्तेमाल किया है, आर्किटेक्चर एक जो एनालॉगी है उसका इस्तेमाल किया है। और वो बताते हैं कि जिस तरह बिल्डिंग के लिए अलग अलग आर्टिशियन लगे हुए हैं उसको मजबूती देने के लिए, उसी तरह सोसाइटी को मजबूती देने के लिए, यानी सोसाइटी में जस्टिस प्रिवेल करवाने के लिए ये अलग अलग ये आर्टिशियन ही हुए, ठीक है। ट्रेडिंग क्लास, सोल्जर क्लास और जो रूलिंग क्लास है, ये तीनों का कंबाइन एफर्ट से एक जस्ट सोसाइटी का निर्माण हो रहा है। तो ये है आपका थ्योरी ऑफ जस्टिस, डिटेल में मैंने बताया। अगर आपको इसका नोट्स की ज़रूरत हो तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करें कमेंट बॉक्स में। और प्लीज़ फ्रेंड्स, ये वीडियो को वाइडली शेयर करें और इसको देखें और अपने दोस्तों को भी दिखाएं। थैंक यू।